तो इस योग का लाभ लेते हुए करबद्ध निवेदन के साथ मंच आसीन ज्योतिष जगत के मसीहा हमारे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव आचार्य जी को मैं करबद्ध निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूं कि वे हमें संबोधित करें। और कल उन्होंने हमसे वादा किया था कि बहुत अच्छे सूत्रों पे हम चर्चा करते हुए हमें लाभान्वित करेंगे। तालियों से ओम गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो, ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिभ्यो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो। ओम गणपतये नमः। पुनः आप सबका स्वागत। कल कुछ सूत्रों पे मैंने चर्चा की थी और मैंने कहा था कल तंत्र पे काफ़ी बातें हो रही थी तो दिमाग तंत्र पे रहा। अब यहाँ आके फिनिशिंग टच वास्तु पे हो गया है और कुछ बातें अक्षय जी ने बड़ी सुंदर लाल किताब और वैदिक के बारे में बताई। अब दो तीन चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं कि मैं अब यात्रा किस प्रकार करूं। लेकिन सूत्रों की चर्चा चूंकि मैंने कही थी तो आज लंबी चौड़ी व्याख्या न करते हुए सीधे सूत्रों पे उतरते हैं। समय बहुमूल्य है और पुनः एक बार मीता जानी जी के इस अद्भुत प्रोग्राम में उनकी पूरी टीम का मैं दिल से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इतना सुंदर मंच दिया है हम सब लोगों को अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति करने के लिए। चलिए, पराशर ऋषि का वो असाधारण नियम जो हर एस्ट्रोलॉजर को जानना चाहिए वहां से शुरू करता हूं। फिर बीच में खर ग्रह क्या होता है, खर ग्रह से क्या देखते हैं और खरेश किसे कहते हैं, और इसमें बाधक ग्रह कैसे टर्निंग पॉइंट बदलता है, और कुछ वास्तु की भी फिनिशिंग टच बात मैं लेके आने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, खर ग्रह किसे कहते हैं यहां से, और इससे पहले पराशर ऋषि का वो असाधारण नियम जिसे जानना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर आप ध्यानपूर्वक सुने और बीच में वार्ता ना करें। करेंगे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, आप चूक जाएंगे, क्योंकि ये चीज किताब में पढ़ के भी कब पल्ले पड़ती है। किताब में तो संस्कृत में तो लिखा है, हिंदी तो आती नहीं बोलनी, उसे तो ठीक समझ नहीं सकते, संस्कृत को क्या समझेंगे। और संस्कृत के भावों को आज की भाषा में समझने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे संस्कृत भी आती हो और जिसे हिंदी भी आती हो और आज के परिवेश में जोड़ने का ब्रिज का काम करना भी आता हो। ये तीन चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, बड़ी मुश्किल से 1,00,000 में से कोई एक आध में होती है, हर एक के पास नहीं होती। तो इसे मत चूकिए। पराशर का वो असाधारण नियम जिसे पढ़ के भी हम नहीं समझते। हमें ये तो पता है छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव त्रिक भाव होता है। त्रिक भाव के बारे में तो हमें पता, और हमें विपरीत राजयोग भी पता है कि छठे का स्वामी 12वें में हो या 8वें में हो। हर्ष योग होता है, 8वें का स्वामी छठे में हो या 12वें में हो। सरल योग होता है, 12वें भाव का स्वामी छठे या 8वें में हो तो विमल योग होता है। हमें ये तो पता है, कल इसकी थोड़ी वो चर्चा करी। एक और भाव है जो बहुत बहुमूल्य है। कल मैंने इशारा दिया था कि त्रिखराय का स्वामी, त्रिखराय के स्वामी तीसरे, छठे, 11वें भाव के स्वामी जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव की शुभता को प्रभावित करते हैं, उस भाव की शुभता को कम कर देते हैं। तीसरा, छठा और 11वां, इसलिए यह जरूरी है कि उसमें दशम भाव, कर्म भाव गायब है, और अगर दशम भाव इसमें जोड़ दें तो उसे उपचय कहते हैं। अब देखिए पराशर ऋषि क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं
कि यदि तीसरा भाव, ये तीसरे भाव को नोट करिए, ये उपचय में भी है, ये त्रिखड़ाई में भी है। ये कमाल की बात है। इसे हम पता नहीं क्यों चूक जाते हैं। इससे जो विपरीत राजयोग बनता है वो बड़ा असाधारण बनता है। तीसरे भाव का स्वामी अगर छठे में आ जाए, अगर आठवें में आ जाए या 12वें में चला जाए, फिर से सुने, तीसरे भाव का स्वामी अगर छठे में आए, आठवें में आए, 12वें में आए, ये पहला पॉइंट। दूसरा एक और पॉइंट है, यदि छठे भाव का स्वामी तीसरे चला जाए, यदि आठवें भाव का स्वामी तीसरे चला जाए, और यदि 12वें भाव का स्वामी तीसरे चला जाए। अब ये दो परिस्थितियां हो गई। इन दोनों परिस्थितियों में पराशर ऋषि ये कहते हैं, बहुत कीमती बात की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं ये छठा, आठवां, 12वें भाव के स्वामी क्रूर हैं, कष्ट देने वाले हैं। लेकिन अगर ये नीच के हो जाएं, अगर छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी नीच के हो जाएं, इसे ऐसा समझे कोई गुंडा लड़ने आया और उसे 108 बुखार हो गया, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा, चक्कर पड़ा, वो नीचे गिर गया, तो समाज के लिए अच्छा हो गया ना। ऐसे इफ द लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, इफ दे आर डेबिलिएटेड, अगर वो वीक हैं, कमजोर हैं। अब यहां है एक टर्निंग पॉइंट। छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी नीच का हो और लगन को देख ले, अक्सर ये योग मिलेगा, इसे हम चूक जाते हैं। अब जैसे 8वें भाव में जुपिटर की राशि धनु हो, भाग्य स्थान में जाके गुरु नीच का हो गया। जब वो भाग्य स्थान में नीच का होगा तो पंचम दृष्टि से लगन को देखेगा। वृषभ लगन, अब ये गुरु नीच का होके भाग्य स्थान में है 8वें का मालिक, देख रहा है लगन को। और लग्नेश बलवान होना चाहिए, शुक्र बलवान होना चाहिए। और अगर इस गुरु ने उसे देख लिया, पराशर ऋषि कहते हैं लाखों में ये व्यक्ति का नाम होगा, धन कमाएगा, यशस्वी बनेगा। बड़ा दुर्लभ योग है ये, और इसे हम अवॉइड कर देते हैं। वृषभ लगन में गुरु नीच का हो, हम परेशान हो जाते हैं, अरे ये तो बेकार हो गया। पराशर कहते हैं बेकार नहीं हुआ, इसने तुम्हें राजयोग दिया। कोई भी ग्रह छठे, 8वें, 12वें नीच का हो और लगन लग्नेश को देखता हो या लगन को देखता हो, तो दिव्य विपरीत राजयोग अद्भुत क्वालिटी का बनता है। अब अगर 12वें भाव का स्वामी आ जाए तीसरे में, चलिए मिथुन लगन। अब मिथुन लगन में 12वें घर में वृषभ राशि आएगी, उसका स्वामी शुक्र अगर तीसरे घर में चला जाए, तो पराशर ऋषि क्या कहते हैं, इस व्यक्ति का मान, सम्मान, यश, कीर्ति बहुत बढ़ेगी। मैं आपको उन योगों की तरफ ध्यान देना चाहता हूं जिसको मैं अवॉइड कर देते हैं। तीसरे भाव, 8वें भाव का स्वामी तीसरे चला जाए, ये 8वें का भावात भावम भी है। इफ द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस गोज टू द 3rd हाउस, तो क्या होता है, वृद्धि होती है, उसका मान सम्मान बढ़ता है, उसको लाभ की प्राप्ति होती है। अब जबकि 8वां भाव तो छिद्र भाव है, 8वें भाव से तो खर भाव की व्याख्या होती है। खर भाव जिसकी मैंने चर्चा करी आपसे, ये खर क्या होता है? खर ऐसा समझे जैसे छिद्र, जैसे अंतरिक्ष में ब्लैक होल जिसमें इतनी ऊर्जा है कि सबको अपने भीतर खींच ले। 8वां भाव को आम भाषा में गड्ढा भी कहते हैं जी, पाताल भी कहते हैं। 8वें भाव को अन्वेषण का भी भाव कहते हैं। इफ द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस कम्स टू द 8th हाउस, वो व्यक्ति बहुत बड़ा विचारक होता है, उसके अंदर एक दिव्यता आ जाती है। पंचम से अष्टम भाव, अब 5वें भाव से अष्टम भाव तो 5वें का सुख है, जैसे लगन से चतुर्थ भाव लग्नेश का सुख है।
लगन से चतुर्थ भाव लगन का यानी आपका सुख का भाव है। अक्षय जी ने अभी बताया ये सुख का भाव होता है, घर का भाव होता है। तो पंचम से चतुर्थ, पंचम का जो सुख है वो अष्टम भाव है। अब अगर पंचम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए या अष्टम का स्वामी पंचम में आ जाए, ये ऐसा ही है जैसे चतुर्थ का स्वामी लगन में आ जाए या लगन का स्वामी चतुर्थ में चला जाए, तो उस संतान संबंधी व्यक्ति को धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति अपनी बौद्धिक सूक्ष्म प्रवृत्ति से, सूक्ष्म चिंतन से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दूसरा भाव अगर बुद्धि का है तो पंचम भाव सूक्ष्म बुद्धि का है। अब यहीं पर खर ग्रह का कमाल देखिए। आठवां भाव पराशर ऋषि कहते हैं ये खर भाव है, इसे छिद्र भी कहते हैं। अच्छा, ये छिद्र दशा से अलग है। अब इसमें उन्होंने 7 पॉइंट दिए हैं खर ग्रह को देखने के। खर यानी हानि, खर यानी हमें मानसिक प्रताड़ना दे, खर यानी हमें शारीरिक कष्ट दे। कैसे देखोगे मैं इतना परेशान हूं? अभी इन्होंने कहा मेरे 12% गुर्दे काम करते हैं, कैसे देखेंगे? ये 8वां भाव बता देगा। आप छठे को ही देखते रह जाओगे। रोग रिपु ऋण, अष्टम भाव कहता है वो मैनू विवेक, मैं हूं तेरी पूरी कुंडली का छिद्र। गिलास में दूध लाए, तला है ही नहीं, वो सब बहता जा रहा है नीचे से। अष्टम भाव आपका पंचर कर रहा है सारे गुणों को। अब अष्टम भाव कई प्रकार से काम करेगा। लगन से 8वां पहला पॉइंट, अष्टमेश दूसरा पॉइंट, अष्टम भाव में आने वाला ग्रह तीसरा, अष्टम भाव से युति करने वाला ग्रह चौथा, 22वां द्रेषकान 5वां, 64वां नवांश छठा। और ये जो अष्टम भाव है इसमें गोचर क्या आए हुए ग्रह, 7 प्रकार से आपको कष्ट और तकलीफें हो सकती हैं। इस खर ग्रह का कमाल, इससे में कैसे फायदा होगा, इसका सूत्र पराशर ऋषि ने जो अभी मैंने असाधारण नियम दिया कि यदि अष्टमेश नीच का होके लग्नेश को देख ले तो ये तली लग गई नीचे, इस व्यक्ति को बहुत धन दौलत प्राप्त होगी। अगर अष्टमेश नीच का होके तीसरे चला जाए तो ये अपने पराक्रम से धन अर्जित करेगा। अमिताभ बच्चन की कुंडली देख लो, 4-5 ग्रह तो अष्टम भाव में ही है। जितने झटके, जितने नुकसान, जितने कष्ट और नेगेटिविटी उसकी लाइफ में आई, चोट भी लगी उसको कुली के सीन के दौरान, लेकिन अष्टमेश अष्टम भाव का स्वामी नीच का होकर अगर लगन को देखता है या लग्नेश को देखता है तो ये असाधारण विपरीत राजयोग है। और एक इससे भी बड़ा राजयोग, अगर तीसरे भाव का स्वामी, थर्ड हाउस का स्वामी नीच का होकर अष्टम में आ जाए, ये भी एक राजयोग है। छठे भाव का स्वामी नीच का होकर तीसरे चला जाए, ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। अगर छठे भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी नीच के होके दोनों लगन को देख ले, महान राजयोग। जिनकी पत्रियों में आप कहते हैं पता नहीं कितने मिलियनेयर्स बन गया, कितने पैसे इसने कमा लिए, ये वही घर हैं छठे, 8वें और 12वें जो नेगेटिव हाउस हैं, यही व्यक्ति को महान और दिव्य बना देते हैं। आचार्य रजनीश 4 या 5 ग्रह छठ अष्टम भाव में, 8वां भाव विवेचना का है और अष्टम भाव में एक और खूबी है, देखता द्वितीय भाव को है, आपके शासन के भाव को देखता है, आपके कुटुंब के भाव को देखता है, आपकी बौद्धिक क्षमताओं को देखता है। अष्टम भाव के इतने अत्यधिक, क्योंकि ये चतुर्थ से अगर चतुर्थ देखेंगे उसका पंचम है, पंचम का चतुर्थ है, अष्टम भाव की बड़ी दिव्यता है। अगर आप एकादश भाव देखेंगे उससे अष्टम को देखिए, शुभ हो जाएगा। हां, नवम से अष्टम अशुभ होता है क्योंकि नवम का ये द्वादशेश बनता है, द्वादश भाव बनता है। नवम भाव यदि भाग्य का है, गुरु कृपा का है, तो अष्टम भाव उसकी हानि का है। पराशर ऋषि ने बड़े दिव्य और दुर्लभ सूत्र हमें दिए ये सारी चीजें बताने के लिए। एक और सूत्र की मैं चर्चा करता हूं। आप अपना ये देखें कि जन्म का दिन कौन सा है,
किस दिन आपका जन्म हुआ, और जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन प्रातः काल स्वभावता, अगर आपका मंगलवार का दिन है तो प्रातः काल की जो हो रहा थी वो मंगल की थी, इसको याद रख लें। अगर आपका जन्म रविवार का है तो आपकी सूर्योदय से 1 घंटे तक पहली हो रहा रवि की थी। अगर शनिवार को जन्म हुआ है आपका तो याद रखें प्रातः काल की हो रहा शनि की थी। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं वो इससे भी बहुमूल्य है। आपको यह देखना है कि जब आपका जन्म हुआ उस वक्त किस ग्रह की हो रहा चल रही थी। दैट इज द टर्निंग पॉइंट, द ब्यूटीफुल पॉइंट। आपको यह जाननी चाहिए कि आपका जन्म 2 बजे हुआ, 4 बजे हुआ, 6 बजे हुआ, 8 बजे हुआ, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पता लगाइए उस वक्त के घंटे का आचार्य कौन था, ग्रह स्वामी कौन था। अब मान लीजिए सवेरे संडे के दिन जन्म हुआ और सवेरे 6 से 7 बजे तक सूर्य की हो रहा थी, तो 8 घंटे में 8 घंटे के बाद, यानी अगर 6 बजे हुआ तो 2 से 3 बजे तक फिर सूर्य की हो रहा है। रात को 2 और जो 8 घंटे और जोड़ दीजिए, 9 से 10 फिर सूर्य की हो रहा है। लेकिन आप ये हो रहा निकाल सकते हैं, मैं चार्ट दे दूंगा, ये चार्ट से निकाला जा सकता है। अगर आपको अपने जन्मकालिक समय की होरापति का ज्ञान हो गया, आपके हाथ में मास्टर की आ गई। ये जो प्लेनेट है होरा काल का, जन्म के समय का, ये आपका गॉडफादर है। ये आपकी विपत्तियों में रक्षा करेगा। ये आप बीमार होंगे तो ये आपकी रक्षा करेगा। आपको आर्थिक संकट आएगा, ये आपकी रक्षा करेगा। ये अद्भुत प्लेनेट है, क्योंकि वर्ष का अधिपति आपकी रक्षा करता है। लेकिन वर्ष के अधिपति से महान महीने का अधिपति होता है, किस माह में आपका जन्म हुआ, और उस माह से 4 गुनी ताकत वो वार का अधिपति होता है जिस वार में आपका जन्म हुआ, और उससे 100 गुना ज्यादा पावरफुल होरा काल का अधिपति होता है जो आपकी रक्षा करता है। आपके पास कितने कीमती सूत्र आ गए। आपको होरा काल के अधिपति का पता करना है। नरेंद्र मोदी का कल मैंने जिक्र किया था, अनुराधा नक्षत्र में जन्म था। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि है। शनि उसके पता नहीं 4थे या 10वें में है जन्म कुंडली में, अगर वृश्चिक लगन है। शनि की ही दशा में अगला प्रधानमंत्री पद पे आ गए। ये जो बात पराशर ऋषि कह रहे हैं, काल हो रहा ज्ञान, ये बड़ा अद्भुत है। लेकिन खरेश से हमेशा ध्यान रखना। और खरेश में भी 22वां दृष्कान और 64वां नवांश बहुत कीमती होता है। एक लगन में 3 दृष्कान होते हैं। 7वें घर तक पहुंचते पहुंचते 21 हो जाते हैं। 8वें में 3 और जोड़ दो तो 24 हो जाएंगे। आपको 22वां दृष्कान देखना है। ये 22वां दृष्कान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके कार्यों में विपत्ति लाता है, बाधा लाता है, रोग पैदा करता है। ऐसे ही 64वां नवांश, 64वां नवांश, एक लगन के अंदर कितने नवांश होते हैं? 9 नवांश होते हैं। 7 तक पहुंचते पहुंचते 63 हो चुके होते हैं। 63 में 7 और जोड़ दीजिए, 70 हो जाएंगे। तो आपको 64वें नवांश का ध्यान रखना है, और 22वें नवांश दृष्कान का। अगर 22वां दृष्कान और 64वां दृष्कान किसी का एक ही ग्रह हो, वो सबसे ज्यादा बाधा, सबसे ज्यादा अवनति, सबसे ज्यादा रोग, सबसे ज्यादा परेशानियां आदमी को देता है। दशाएं महादशाएं जब आती हैं, ये वो समय होता है। अगर उसी खरेश का या उसी अष्टमेश का या उसी बाधकेश का दशा अंतरदशा होगी तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब कैसे पता चले कि मेरा 22वां दृष्कान कौन है? बहुत आसान है। दृष्कान कुंडली निकाल लो और दृष्कान कुंडली का 8वां भाव देख लो, वही तो 22वां दृष्कान है। देखो दृष्कान कुंडली के अष्टम भाव में कौन सी राशि है? वो जो राशि है, मान लो तुला राशि है, तो शुक्र तुम्हारा 22वें दृष्कान का अशुभ प्लेनेट है। अब इसको चेक करो, क्या ये नवांश में 64वां नवांश भी है? अब 64वां नवांश कैसे चेक करोगे? नवांश कुंडली में चले जाओ, चंद्रमा से जो 4था ग्रह होगा,
चंद्रमा से गिनो नमाज कुंडली में, जो चौथा ग्रह होगा वही 64वें नमाज का स्वामी है। और अगर वो भी शुक्र निकला तो आपका शुक्र इस जीवन में मानसिक प्रताड़ना देगा, शारीरिक कष्ट देगा, रोग देगा। अब इस शुक्र का उपाय करना है। यह है सटीक पराशर ऋषि का सूत्र कि अपनी जन्म पत्री में रोगेश खरेश का तुम्हें पता चल जाए। और एक बार तुम्हें पता चल गया, अब मान लीजिए किसी का शुक्र निकला, मान लीजिए किसी का शुक्र निकला, तो उन पुरुषों के लिए तो एक चेतावनी हो गई, अपनी स्त्री का अपमान नहीं करना। शुक्र घर में पत्नी के रूप में है। अब जिनके भी घर में तलाक ज्यादा होंगे, बीवियों से लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे, देख लो भाई, ये कहीं शुक्र 22वें दृष्टान और 64वें नमाज का तो स्वामी नहीं है। इन्हीं को ही ज्यादा ध्यान रखना है। और जब कभी तुम शादी की कुंडलियां मिलाओ, पहले ये चेक करो, क्योंकि कितने ही गुण मिल जाए, अगर 22वां दृष्टान और 64वां नमाज का ग्रह एक है तो यही बाधा देने वाला है, और अगर वो शुक्र है तो बैंड बजाने वाला है। अब इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब होगा। और अगर उसके लगन कुंडली में ये शुक्र वृश्चिक लगन है, अच्छा, और वृश्चिक लगन में ये शुक्र एक 6ठे का और एक 11वें का स्वामी हो जाएगा, वो तो वहां है ही खतरे की घंटी बजा रहा। और भाई साहब का 22वां दृष्टान या 64वां नमाज भी ये शुक्र निकल आया, कंफर्म कर दिया पराशर ऋषि ने। शुक्रवार का दिन हो, शुक्र की हो रहा हो, शुक्र की दशा अंतरदशा हो, इसका बैंड बजेगा। और अगर इसने अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा किया तो उसकी बुद्धि पलटेगी, और पलटने के बाद क्या होगी, खर यानी शत्रु की तरह देखेगी, शक करेगी, कैमरे लगाएगी, वो फोन पर रखेगी, रिकॉर्डिंग करो इसकी, किदे को जानता है, किससे मिलता है जाके, देखो प्रभाव, देखो इस शुक्र के क्या उसके दिमाग में खर का प्रभाव आएगा। वो आपको संदेह की निगाह से देखते है, शक की निगाह से देख रही है। वो आपकी गाड़ी में भी एक उन्हें लगा रखा है रिकॉर्डर, उसने पेन भी रिवॉल्वर लगा रखा है। ये परेशानियां होने वाली हैं, आपको इस बात के बारे में बहुत जागरूक रहना है। वैसे तो हर पुरुष को घर में हम ग्रह लक्ष्मी लाते हैं, उसे देखते ही कह देना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्त्री पत्नी के रूप में हो, मां के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, घर में काम करने वाली रूप में हो, सम्मानित हैं, आदरणीय हैं। ये नव दुर्गाओं में से पता नहीं कौन सी दुर्गा है। और ये ध्यान रखना, दुर्गा देवी के 5 रूप दिव्य हैं, सौम्य हैं, और 4 रूप बड़े उग्र हैं। और जब उग्र रूप हुए तो फिर काली माता की जिव्या बाहर आ गई तो क्या होगा, फिर शंकर जी नीचे लेट जाएंगे, कहे मां माफ कर। जिव्या बाहर नहीं आनी चाहिए, यानी इतनी गाली गलोच, इतनी आपस में बातचीत नहीं होनी चाहिए कि कोई अमर्यादित हो जाए, पुरुष भी और स्त्री भी। ये नियम दोनों पे लागू होते हैं। एक सूत्र और दे रहा हूं, इसी से संबंधित है। आपके जीवन में बाधा कौन पहुंचाते हैं, कौन से ग्रह बाधा पहुंचाते हैं, एक निगाह में देखने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। मैंने पिछले सम्मेलन में भी एक इशारा दिया था, जेल जाने के कौन से योग होते हैं, कंफर्म योग, जेल जाएगा ही जाएगा। और बीवी से लड़ाई लड़ रहा है, या टैक्स की चोरी कर रहा है, या कोई अनैतिक कार्य कर रहा है, तो क्या इसकी पत्री में जेल जाने के योग हैं? तो आप बादकेश को देख लो, और ये बड़ा आसान है। अगर आपकी कुंडली चर लगन की है, यानी 1, 4, 7, 10 अगर आपके लगन हैं, तो जो 11वें भाव का स्वामी है ये बादकेश है, ये बाधा पैदा करेगा। अगर आपकी स्थिर लगन की कुंडली है 2, 5, 8, 11 वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ और कुंभ राशि, तो आपका 9वें भाव का स्वामी बाधा पैदा करेगा। अब ये हैरानी की बात है, 9वां भाव तो भाग्य का स्वामी है, वो तो हमारी किस्मत को उजागर करने वाला है, ऐ बाधा पहुंचाएगा, 9वें घर का स्वामी बाधा पहुंचाएगा। और अगर द्विस्वभाव राशि है, आपकी मिथुन राशि है, कन्या राशि है, आपकी धनु राशि है, मीन राशि है, द्विस्वभाव राशि है, तो जो 7वां घर है वो बीवी और पति का, यही बाधा पहुंचाएगी।
तो जिनकी भी कुंडलियों में मिथुन, कन्या, धनु और मीन लगन हो, उनका सप्तमेश ही बाधक होता है। बीवी या पति और पार्टनरशिप करी तो पार्टनर, ये बैंड बजना ही बजना है। ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर हो, पत्री मिलान में पहले ये पॉइंट देखो। अब इसे कंफर्म करो। ये तो एक रूल है, पर क्या ये वाकई है? इसे चेक करना है, इसे कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म करेंगे 22वें दृष्टांत से कि जो मेरा बाधक ग्रह निकला, इसे दृष्टांत में देखो, क्या ये 8वें भाव का भी स्वामी है? अगर वो तुम्हारा बाधकेश दृष्टांत कुंडली में 8वें भाव का भी स्वामी है, नाउ इट इज कंफर्म, यहां से बाधा निश्चित आएगी। ये कंफर्म हो गया। अच्छा, बचाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वकील कर लेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर भागे तो बचाव होगा कि नहीं होगा? अब उसमें ये देखो, तो क्या ये 64वें नवास का भी स्वामी है? D9 चार्ट में जाके इस बाधक ग्रह को चेक करो, क्या ये D9 के चंद्रमा से जो चौथी राशि है, क्या ये वही राशि है? अब ये पक्का कन्फर्म है, जेल जाएगा ही। अगर बाधकेश 22वां दृष्टांत और 64वें नवांश में कंफर्म एक ग्रह हो जाता है, तो ये कंफर्म योग बन गया। अब आपको अनैतिक नहीं होना, चोरियां नहीं करनी, आपको ऐसे गलत काम नहीं करने जिसमें आप पकड़े जाएं और फंसे। और कहीं ये भाई साहब 12वें घर में, जेल के घर में ही बैठ गए तो लंबी जेल है, तो फिर बड़ी मुश्किल है। अच्छा, अगर लगन कुंडली में हो पर 22वें दृष्टांत में ना हो, बचाव हो गया। लगन कुंडली में योग हो, 64वें नवांश में ये ग्रह बाधक ना बनता हो, बचाव हो गया, लेकिन आपके ऊपर प्रभाव आएंगे। तो ये मैंने सूत्र इसलिए बताया आपको कि ये हमारे जीवन में कोर्ट कचहरियां, आजकल सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले वकील तो मैट्रिमोनियल वकील हैं। इतना धन उपार्जन करते हैं, दोनों तरफ के वकील चाहते ही नहीं है मिले। 200-300 पेज की उनकी पूरी फाइल बनती है। और अगर किसी लड़की या बाप की बेटी हो, आपको होशियार हो जाना चाहिए। सबसे कीमती बात, लगन कुंडली का लग्नेश अगर स्वक्षेत्री है, अगर मित्र क्षेत्री है, अगर उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। और अगर यही सूत्र D9 में भी हो जाता है तो और भी बड़ी कृपा है, और भी बड़ी कृपा है। अब ये जो सूत्र मैंने आपको कहे, इसे वर्ग कुंडलियों में कैसे देखते हैं? ये एक बड़ा कीमती विषय है। संतान मुझे सुख देगी कि नहीं देगी? संतान बुढ़ापे में मुझे ठोक के अनाथालय तो नहीं भेज देगी? मेरी क्या गति होगी कि दुर्गति होगी? चलो D7 खोलो, फौरन D7 खोलो, और D7 खोल के वो जो लग्नेश है, D7 का लग्नेश है, वो वास्तव में तुम्हारी संतान का लग्नेश है। लो ये सूत्र नोट कर लो, अपना मत समझ लेना, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी संतान का है। और अगर D7 के लग्नेश नीच का हो, 6, 8वें, 12वें में हो, पाप प्रभाव में हो, तो संतान से तुम्हें अपयश मिलेगा, संतान से तुम्हें कष्ट मिलेगा। लो ये सूत्र अभी हाथ में ले लो, ज्यादा भटकने की जरूरत ही नहीं है, 1 मिनट में पता चल जाएगा। लेकिन अगर लग्नेश दमदार है, बलवान है, गुरु की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, शुक्र, ये 3 ग्रह याद रखना, गुरु, शुक्र और बुध, ये आपको हर विपत्ति से बचाएंगे। इसलिए हमारे यहां गुरु की बड़ी महत्ता है। बड़े सोच समझ के कवियों ने, बुद्ध पुरुषों ने बातें कही हैं, गुरुरु ब्रह्मा, गुरुरु विष्णु, गुरुरु देवो महेश्वरा।
गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। वैसे भी हमारा जो प्लैनेट जुपिटर है इस अर्थ को पता नहीं कितनी समस्याओं से बचाता है। डायनासोर जैसे जानी कितनी बार नष्ट हो गई होती यहाँ की प्रजातियां, ये जुपिटर अपने ग्रेविटेशन से रक्षा भी करता है। आपकी जन्म पत्री के अंदर इतने खजाने भरे हुए हैं, पराशर ऋषि ने दिए हुए हैं, इसको देखने की कला आपके पास होनी चाहिए। ये क्या व्यक्ति धार्मिक है? पहले 5वें और 9वें भाव में देखो क्या शुभ ग्रह हैं। यह धर्म बुद्धि का व्यक्ति है। पहले 5वें और 9वें ये धर्म त्रिकोण है। ये व्यक्ति अपने धर्म में टिकेगा, अपनी बात पे टिकेगा। इफ यू आर हैविंग गुरु शुक्र और बुध में से पहले 5वें और 9वें में शुभ ग्रह हैं तो ये व्यक्ति टिकेगा, ये धर्ममय है। पहला सूत्र। अगर 2, 6, 10 के अंदर शुभ ग्रह है तो अगर ये व्यापार करेगा तो धन कमाएगा। अर्थ त्रिकोण इसका मजबूत हो गया। पार्टनरशिप करनी है, उसका दूसरा, छठा, 10वां भाव पहले देखो क्या शुभ ग्रह हैं वहां पर। अगर शुभ ग्रह हैं तो ये व्यक्ति टिकेगा। इसकी क्या मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तीसरे, 7वें और 11वें भाव में देखो, ये काम त्रिकोण है, यानी कामनाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी। शुभ ग्रह होंगे तो पूर्ति होगी। और आखिर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बात पे आजकल के बहुत सारे बाबा धंधा करते हैं, लोग आते हैं जी मुझे मोक्ष चाहिए जी, मन तो मुक्ति चाहिए जी, देख लिया संसार, खूब देख लिया, अब आपको इस मुक्ति के नाम से बड़े प्रलोभन है। और तेरे चक्र जागे कि नहीं जागे, उसके अपने तो जागे नहीं, वो दूसरों के जगाएगा। उसके अपने, उसे पता नहीं चक्र क्या होता है, पढ़ लिए उसने, ये 9 चक्र होते हैं। अगर एक चक्र का भी ज्ञान हो उसका व्यवहार बदल जाएगा। चेक करो, जो तुम्हें चक्र सिखाने आया है क्या उसका चक्र जागा है? कैसे चेक करोगे? लो ये एक सूत्र दे रहा हूं। पहला चक्र है मूलाधार, और मूलाधार के पास 2 पावर होती हैं। 2 पावर होती है मूलाधार के पास। एक होता है सेक्स, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेक्सी है, जो व्यक्ति बहुत खाता पीता है, जो व्यक्ति बहुत पीता है, अय्याशी में लीन है, उसका मूलाधार बहुत जागरूक है। उसे खाना पीना और मजे लेना, और ये मनु कीजिए मैं तो खाना पीना मौज लेना जी, मूलाधार जागृत है। और जिसकी यहां काम की शक्ति अकाम में बदल गई, अगर ये ऊर्जा, अगर वीर का, ध्यान से सुन लो, अगर वीर का अधोगमन हो तो संतान का जन्म होता है, अगर वीर का उधर्व गमन हो तो आत्मा का जन्म होता है। तो जो मूलाधार चक्र का व्यक्ति होगा वो चरित्रवान होगा, वो पीने पाने से दूर होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमें कॉन्शियसनेस से दूर करती हैं। एक ही पाप है अध्यात्म की दुनिया में, अगर आप साधना करते हैं तो आपको जागरूक रहना है, चैतन्य में रहना है, होश में रहना है। और जो चीज आपको बेहोश करे, सेक्स बेहोश करेगा, शराब बेहोश करेगी, मांस बेहोश करेगा, ये पाप क्यों हैं? ये पाप इसलिए हैं कि अगर आप आत्म जागरण की राह पे निकले हैं तो ये सारी चीजें आपका अधोगमन, पतन करती हैं, इसलिए ये पाप हैं। और जिसका मूलाधार सद गया वो फिर उसकी दृष्टि कुछ और हो जाती है। अब गुरु नानक का चेहरा देखो, क्या चेहरे पे लगती दिव्यता और भव्यता है। कबीर का चेहरा देख लो, मीरा का चेहरा देख लो। इन लोगों की ऊर्जा ऊपर की ओर उड़ गई है, इनका मूल आधार सद गया है। उससे ऊपर के और चक्र हैं, किसी दिन चक्रा पे बोलूंगा और हर कैरेक्टर को बताऊंगा कि किस चक्र से क्या क्या गुण देखे जाते हैं। क्रोध शांत हो जाएगा, क्रोध एकदम क्षमा में बदल जाएगा। एंगर विल चेंज, विल कन्वर्ट इनटू कंपैशन। अत्यधिक क्रोध करने वाला, अत्यधिक गुस्सा करने वाला जो है वो अभी मूलाधार में ही है, तो काम की ऊर्जा अकाम में बदल जाएगी और क्रोध की ऊर्जा क्षमा में बदल जाएगी। इसलिए भारतीय दर्शन में क्षमा, अहिंसा, परमो धर्म,
इसलिए कहा गया कि तुम्हारी साधना के दृष्टिकोण में, परमात्मा को प्राप्ति के दृष्टिकोण में ये जो ऊर्जा है इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस ऊर्जा को क्षमा में बदलना है। ये एक तरफ क्रोध है, एक तरफ क्षमा है। या आप क्रोध करोगे या आप क्षमा करोगे, और अगर बीच में आ गए या बुद्ध का ज्ञान पैदा होता है, सम, ना इधर ना उधर, बीच का मध्य मार्ग। बुद्ध के पूरी की पूरी फिलॉसफी मध्य मार्ग की है। बहुत अधिक सेक्स और बहुत अधिक वैराग्य, इन दोनों के जो बीच में है। कृष्ण कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, जो भक्त लाभ में खुश नहीं होता, हानि में नुकसान होकर रोता नहीं है, बीच के मार्ग में रहता है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति जीवन मृत्यु में, जीवन मिले तो नाच नहीं रहा, मृत्यु हो गए तो रो नहीं रहा, जो बीच में सम्यक दृष्टि रखता है, वो भक्त मुझे बड़ा प्रिय है। यह हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। हमारा जीवन इस प्रकार से रूपांतरित होना चाहिए। चलिए, अगली बार कभी प्रोग्राम होगा तो मैं ध्यान, दीक्षा और ज्ञान ये प्रैक्टिकल कराता हूं, और आपकी ऊर्जाओं को परिवर्तित करने की कला भी आपको सिखाऊंगा। ऐसा नहीं जो बहुत क्रोध में है तो बेकार है, वो कीमती आदमी है। इसकी ऊर्जा को काम से अकाम की ओर लाना है, क्रोध से क्षमा की ओर लाना है, लोभ से दान की तरफ लाना है, ईर्ष्या से, बहुत अधिक ईर्ष्या से प्रेम की तरफ बदलना है, सिर्फ रूपांतरित करना है। ये कलाएं ध्यान के मार्ग की हैं, प्रयोगात्मक काम करने की हैं। अगर आप इच्छुक होंगे तो अगली बार अगर मैं आया, अगर ऐसा संयोग हुआ तो इससे अगला चक्र, मूलाधार से अगला चक्र स्वादिष्ठान के ऊपर मैं बात करूंगा। मेरी बातों को बहुत प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, थैंक यू। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन, Monday to Saturday 11 AM to 6 PM, BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.